गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक कवर किया था? पॉलिनेशन के पहले पहले तक सारे पॉइंट हमने कवर कर लिया था। बट एक दो पॉइंट उसमें मिसिंग है, तो उसको अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि क्या पढ़ रहे थे अपन लास्ट क्लास में? पहले ये कंक्लूड कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर से आगे बढ़ जाएंगे। पॉलिनेशन कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। उसके बाद जो आगे का पार्ट है, सीड है, फर्टिलाइजेशन है, सीड है, एम्ब्रियो है, उसका लगभग 50% पोर्शन हम लोग कवर करते आ चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में भी फर्टिलाइजेशन पढ़े, एम्ब्रियो भी पढ़े, सीड भी पढ़े। बट उसके कुछ जो टाइप्स है, जैसे सीड के टाइप्स वगैरह, वो पहले नहीं पढ़ना था, तो अपन अब आगे देखेंगे। ठीक है, ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने फीमेल गैमेटोफाइट तक देख लिया था। मेल गैमेटोफाइट उसके पिछले लेक्चर में, और प्रीवियस लेक्चर में फीमेल गैमेटोफाइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था कि फीमेल फीमेल गैमेटोफाइट कहते किसको हैं? ठीक है, तो किसको बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि एम्ब्रियो सैक जो होता है एंजियोस्पर्म का, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? एंजियोस्पर्म का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म का। तो एंजियोस्पर्म में जो सबसे फेमस क्वेश्चन इसे आता है कि इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं मैच्योर में। मैच्योर कंडीशन की बात अपन करते हैं कि कितने इसमें न्यूक्लियस होते हैं, कितने इसमें सेल होते हैं। तो मैं लास्ट लेक्चर में ही आपको बता दिया, एम्ब्रियो सैक का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था एंजियोस्पर्म में, वो क्या था? 7 सेल्ड, यानी 7 तो सेल होंगे उसमें, 8 न्यूक्लियस होंगे। तो 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएटेड। ये कैसे बना था 8 न्यूक्लिएटेड? ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले एक फर्स्ट मियोसिस होगा, तो टोटल कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। फिर इसमें एक मियोसिस होगा तो 4 बनेंगे। तो कॉन्सिक्वेंटली 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने मियोसिस हुए? एक मियोसिस, दो मियोसिस, सॉरी माइटोसिस, सॉरी यहाँ पे माइंड करना, माइटोसिस की बात हो रही है, मियोसिस नहीं होता है। माइटोसिस, 1 माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस, माइटोसिस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सेकेंड माइटोसिस एंड थर्ड माइटोसिस। तो टोटल कितने माइटोसिस होते हैं 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज तक पहुंचने के लिए? ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। तो 3 माइटोसिस होते हैं। मियोसिस तो एक ही बार होता है, कब होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल से जब बनता है मेगास्पोर, तो वहां पे एक मियोसिस होती है। डिफरेंस क्या था? एक क्वेश्चन बेसिकली आता है यहाँ पे कि डिफरेंस क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में और मेगास्पोरोजेनेसिस में, इसमें क्या कोई डिफरेंस है? तो डिफरेंस यही है कि मियोसिस वहां भी होता है, मियोसिस यहाँ भी होता है। 4 माइक्रोस्पोर वहां भी बनते हैं, 4 मेगास्पोर यहाँ भी बनते हैं। बट बेसिक जो मेन डिफरेंस है कि 4 के 4 माइक्रोस्पोर वहां सर्वाइव करते हैं और आगे फर्दर डेवलप करते हैं। बट इसमें जो 4 मेगास्पोर बनते हैं, 4 मेगास्पोर, ठीक है ना? आवाज आ रही है? ओके। 4 मेगास्पोर जो बनते हैं, उनमें से 3 जो है ना, 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं। क्या होते हैं? क्रॉस का मतलब यहाँ क्या लगाऊं? डीजेनरेट। ठीक है, बट एक क्या करता है? सरवाइव करता है। यही मेगास्पोर एक डेवलप होता है किसमें? एम्ब्रियो एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होता है। ये जो है ना कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जनरली स्टूडेंट वहां पे मार्क करते हैं कि बनते तो 4 मेगास्पोर, बट एक जो होता है वो फंक्शनल रहता है। तो फंक्शनल क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? हाउ मेनी फंक्शनल मेगास्पोर इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मियोसिस ऑफ, किसमें? मेगास्पोर मदर सेल में। तो एक मियोसिस होने के बाद फंक्शनल टर्म अगर आ गया, बस इसको आप ध्यान रख लेना, फंक्शनल टर्म अगर आपके पास कहीं पे आ गया तो आंसर क्या होगा? 1 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। अगर फंक्शनल जनरली पूछे तो बनता 4 है, बट फंक्शनल 1 बनता है। ये एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि 99% केस में जनता यही करती है, बच्चे यही करते हैं कि जैसे ही आया मेगास्पोर 1 मियोसिस 4 टिक करके आते हैं, क्योंकि उन्हें माइक्रोस्पोर का याद है, यहाँ भी बनता है माइक्रो, लेकिन फंक्शनल आपको ध्यान रखना है। फंक्शनल 1, जनरल पूछा जाए तो आंसर 4। ओके। इसके अलावा क्या पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ।
सबसे पहले एंड के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि नीचे वाले एंड को क्या बोलते हैं, माइक्रो पाइल एंड। अब ये मत यहाँ पे डाउट अपने मन में लाना, जो भी आपके डाउट है मैं कोशिश करता हूँ कि वो डाउट आपका यहीं पे फिनिश हो जाए। अभी जब हम लोग क्या पढ़े थे, ओव्यूल पढ़े थे, ओव्यूल पढ़े थे ना, ओव्यूल एक रफ डायग्राम में बना रहा हूँ, ओव्यूल ऐसे पढ़ा था, ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर था ना ओव्यूल का। तो जो ये वाला एंड है ना, ये वाला एंड, ये क्या था, कैलेजल एंड, चैलेजल एंड। और ये जो पार्ट था ना यहाँ पे, ये था माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पे एक्चुअली स्पेस था, माइक्रोपाइलर एंड। तो यहाँ पे वो लोग सर ये हो गया, तो इसको हम लोग रिवर्स करके देख रहे हैं, पोजीशन डिफरेंस हो सकता है। इसलिए तो मैं बताया था कि एम्ब्रियो सैक भी बहुत टाइप, ये सॉरी ओव्यूल का बहुत सारा टाइप होता है, एनाट्रोपस बहुत सारे होते हैं, बट हम टिपिकल पढ़ रहे हैं, एनाट्रोपस पढ़ते हैं। तो ये एक्सिस बदला हुआ है, ऐसा मत सोचना कि एक बार माइक्रोपाइल यहाँ पे, माइक्रोपाइल हमेशा कहाँ पे होगा, एग सेल के पास। कहाँ पे होगा, एग सेल। यानी कि आपको ये पहचानने का नियम है। मैं एंड जो है ना, एग्जाम बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं एंड में कि कौन माइक्रोपाइल है कौन कैलेजल है। कैलेजल हमेशा बेस को ही रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर यहाँ पे कैलेजल एंड लिख दूं तो ये टॉप को रिप्रेजेंट करेगा। हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। बट ध्यान रखने का एग्जैक्ट तरीका क्या है, एग्जाम में तो आपको फिक्स नहीं है, ऐसे दे सकता है, ऐसे किसी भी तरह दे सकता है। तो आपको ध्यान रखने की ये जरूरत है कि ये एग सेल हुआ, और एग सेल का दो छोटे छोटे भाई होते हैं जिसको हम लोग सिनर्जिड सेल बोलते हैं। तो जिधर एग सेल होगा उस एंड को माइक्रोपाइल एंड बोलेंगे। ये याद करने का तरीका है। ये क्या हो गया, एग सेल। ये डायग्राम से, ये पार्ट से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, ये मान के चलो एम्ब्रियो सैक से, क्योंकि ये बहुत सारे पार्ट को कवर कर रहा है। और ये जो हो गए दो, ये और ये भी, दोनों दोनों के दोनों क्या है, सिनर्जिड्स, टू सिनर्जिड सेल। और दोनों को मिला करके क्वेश्चन यही बात आएगा, एग एपरेटस कंप्राइजेज ऑफ। तो ये क्या हो जाता है, एग एपरेटस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एपरेटस, एग एपरेटस। अब इसमें देखो, यहाँ पे कितने सेल थे, 3 सेल। तो चैलेजल एंड में जो 3 सेल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। ये क्या है, 3 नंबर इनका ध्यान रखना पहले तो, एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल हैं। अब एनसीईआरटी में इसका एक क्वेश्चन आता है, इनका प्लॉइडी लेवल क्या है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसका आंसर खुद से सर्च भी कर सकते हो, बट मैं यहीं पे इसको बताते चलता हूँ। बीच में क्या था, 2 पोलर न्यूक्लियई है, और इसको जो कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। ये क्या है, 2 पोलर, या सिंपली पोलर न्यूक्लियाई बोल सकते हैं, पोलर न्यूक्लियाई है ये, ठीक है, क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई को जो ये डॉटेड स्ट्रक्चर में बनाया हूँ, ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो मैं बनाया हूँ, ये क्या है, ये सेंट्रल सेल है जो दोनों को कवर कर रही है। तो सेल कितने हो गए, ये भी एक सेल है, 2 3, ये पूरा एक सेल मानेंगे, 4 5 6 7। तो प्रीवियस में जो मैं बताया था ये 7 सेल्ड हो गया यहाँ से। सिमिलरली न्यूक्लियस कितने, 3 न्यूक्लियस इसके, 3 न्यूक्लियस इसके, 1 2 3 4 5 6, और 2 न्यूक्लियस ये। तो कितने हो गए टोटल, 8 न्यूक्लिएटेड। समझ आ गया ना, क्लियर है ये, ओके। अब इसमें देखो प्लॉइडी लेवल पे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा क्वेश्चन में, प्लॉइडी लेवल, प्लॉइडी लेवल। प्लॉइडी लेवल का मतलब ये एन है, ये 2n है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है ये। तो जो एंटीपोडल सेल होता है ना वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब एन होगा, ये एन होगा, ठीक है, ओके। सिमिलरली ये भी सिनर्जिड, ये और एग सेल तीनों क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। उसी तरह से दोनों इंडिविजुअली अलग अलग है, एक पोलर न्यूक्लियाई दूसरा पोलर न्यूक्लियाई, दोनों क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। दोनों को मिला करके नहीं बोलेंगे कि 2n हो जाएगा, ठीक है, दोनों को मिला देंगे तो 2n हो जाएगा, बट अगर इंडिविजुअली पूछा जाए तो वो n को रिप्रेजेंट करता है, हैप्लॉइड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्लॉइडी लेवल पे क्वेश्चंस आया हुआ एनसीईआरटी में, आपको पूछ सकता है। सिमिलरली जब आप ओव्यूल पढ़ते हैं तो ओव्यूल में आपको न्यूसेलस का पूछ सकता है,
ये क्या हो गया, माइक्रोपाइल हो गया। तो ये क्या होता है, न्यूसेलस होता है। तो आपको न्यूसेलस का पूछ सकता है कि न्यूसेलस कितना एन है, हैप्लॉइड है डिप्लॉइड, तो ये क्या है, ये 2n है, सोमैटिक सेल है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसको आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन का पार्ट आपका इसमें हुआ, ठीक है। अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसी तरह से अगर कुछ क्वेश्चंस बीच में आते रहेंगे तो मैं उसको कराते रहूंगा। और आई थिंक प्लॉइडी लेवल का क्वेश्चन हो गया, 7 सेलुलर न्यूक्लियस, कितने डिवीजन होते हैं, 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस, ये क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा डायग्राम, एनसीईआरटी में डायग्राम में आपको एंड पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टेलेजल एंड कहाँ पे है और माइक्रोपाइलर एंड कहाँ पे है, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड कहाँ पे, ये आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी डायग्राम में अपोजिट दे देता है तो वहाँ पे फंस जाते हैं बच्चे। इसके अलावा बीच में और भी क्वेश्चन आएगा, उसको अपन करते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है पॉलिनेशन। तो अपन कैसे आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमें चाहिए था मेल गैमिट्स, तो मेल गैमिटोफाइट इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन हमें मिला। सिमिलरली हम लोग फीमेल स्ट्रक्चर पे आए तो वहां से क्या मिला, फीमेल गैमिटोफाइट इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब क्या करेंगे, दोनों का फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, बट फर्टिलाइजेशन होने के लिए मूवमेंट तो होगा ना, या तो मेल फीमेल के पास जाएगा या तो फीमेल मेल के पास आएगी या फिर दोनों मोटाइल हो। तो सबसे पहले एक पॉइंट मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। इन एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट आर नॉन मोटाइल। माइंड करना है इस चीज को। जनरली हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि जो मेल गैमिट होते हैं वो मोटाइल होते हैं इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, जनरली बात किया जाए। फीमेल गैमिट जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। एक्सेप्शन इसका कुछ था, फ्यू फंगस, जिसमें कि दोनों के दोनों मोटाइल थे। याद आ रहा है ना, जब वीडियो आप लास्ट लेक्चर टू लास्ट 3-4 लेक्चर आप यानी कि चैप्टर नंबर 1 आप जब देखेंगे, जिसमें मैं पढ़ाया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, मैं इसीलिए उस टाइम पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि इस समय मैं इजिली उसे एक्सप्लेन कर सकूं कि सभी का जो वो होता है ना, पॉलन, मेल और फीमेल गैमिट सॉरी, वो मोटाइल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ एंजियोस्पर्म में अलग एक केस है कि बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट आर मोटाइल। जो दोनों के दोनों मेल और फीमेल गैमिट है ना, वो क्या है, नॉन मोटाइल है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब इसके बाद तो जब नॉन मोटाइल है तो कोई ना कोई एजेंट चाहिए, किसी ना किसी मीडियम के थ्रू ये जाएगा। तो उसी के लिए जो मीडियम होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू मेल जो गैमिट है पॉलन ग्रेन वो कहाँ पे जाता है, फीमेल के पास, उस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा क्या होगा, पॉली। तो पॉलिनेशन का सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम मेल टू फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट क्या हो जाएगा, एंथर टू सिग्मा ऑफ फ्रॉम एंथर टू ऑफ फीमेल पार्ट। सिग्मा किसका पार्ट है, फीमेल पार्ट का है। तो एक्चुअली क्या है होगा, एंथर ये रहा, तो मैं डायग्राम के फॉर्म में बना देता हूँ। क्या है, एंथर है, एंथर। इसी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, डाइथिकस, बाइलोब्ड, उसी में टेट्रास्पोरेंजिएट, उसी के अंदर पॉलन सैक, उसी के अंदर पॉलन ग्रेन। तो मान लो यहाँ ऐसे पॉलन ग्रेन और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर के येलो कलर से मैं इसे बना देता हूँ, यहाँ पे आकर के स्प्रिंकल हो जाएगा।
अब यहाँ से एक बात और, इसका फंक्शन देखो क्लियर है। क्या मैं बताया था, ये क्या होता है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा। ये क्या बताया था, स्टाइल, ये ओवेरी। कल हम लोग पूरा इस पार्ट का डिटेल किए। तो ये लैंडिंग स्टेशन दे रहा है ना, ये लैंड कर रहा है यहाँ पे सिंपली, जैसे हेलीकॉप्टर लैंड करता है उसी तरह से देखो यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे लैंड कर रहा है। अब ये जो मीडियम है कौन किसके थ्रू आएगा, तो इसके बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं। एयर हो सकता है, वाटर में प्लांट है तो वाटर भी हो सकता है, कोई और एनिमल हो सकता है जैसे कि हनी भी मोस्ट कॉमन है। तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि बायोटिक भी होता है और ए बायोटिक, यानी लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है ना? ओके। तो डेफिनेशन हो गया पॉलिनेशन का। इसके बाद पॉलिनेशन का जो टाइप्स है ना, हाँ, पॉलिनेशन के बारे में एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि क्या पॉलिनेशन एक मतलब कि स्ट्रेटजी बना करके होती है क्या, कि जो एनिमल है या बायोटिक एजेंट है वो सोचते हैं कि ये नहीं आज पॉलिनेशन कराना है आज करा लेते हैं, तो ये ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो पॉलिनेशन इज अ चांस इवेंट। ठीक है, पॉलिनेशन क्या है, एक चांस इवेंट है। चांस इवेंट कहने का क्या मतलब है कि क्या पता कोई हनी भी एक्स प्लांट में बैठी और वाई जेड पी क्यू किसी पे जाकर बैठ सकती है। ऐसा नहीं है कि इस प्लांट के सीज पे उसी पे जाकर बैठेगी। अगर सेम स्पीसीज पे बैठ गई तब तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है अगर सब कुछ कंपेटिबल रहा तो। अगर अदर स्पेसीज के पपाया का जो पॉलन ग्रेन है वो अगर मैंगो ट्री पे हनी भी लेकर के चली जाएगी तो क्या पॉलिनेशन होगा? नहीं, रिजेक्ट कर देगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो स्पीसीज सेम होना चाहिए तभी आगे जाकर के फर्दर डेवलपमेंट होगा। अगर स्पीसीज अलग है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो पॉलिनेशन एक चांस इवेंट है। समझ आ गया ना ये बात? एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे तो ये लाइन आपको मिलेगी। ठीक है, अब टाइप ऑफ पॉलिनेशन में आ जाते हैं। तो ये बताओ, किसी भी क्लासिफिकेशन, कोई भी क्लासिफिकेशन करते हैं, टाइप करते हैं, उसका एक क्राइटेरिया होता है कि किस बेसिस पे इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन, ऑन द बेसिस ऑफ pollen, three types of ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, बेसिस क्या है, सोर्स ऑफ पोलन। सोर्स ऑफ पोलन का यहाँ पे क्या एग्जामिनर बताना चाह रहा है? ठीक है, आवाज आ रही है ना? ओके। सोर्स ऑफ पोलन का सिंबल से यही मतलब है कि मान लो पोलन का जो सोर्स है सेम प्लांट है क्या, सेम फ्लावर का प्लांट है क्या, या फिर अलग अलग फ्लावर के प्लांट है। उसके बेसिस पे तीन टाइप के होते हैं, तीनों हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले ऑटो गैमी, ठीक है। सेकेंड वन इज द heterogamy gamy, third one is the synogamy। अब जो ऑटोगेमी है ना, बिल्कुल अगर तीनों को मैं एक लाइन में सम अप कर दूं तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ऑटोगेमी में सेम फ्लावर, इसको मैं अच्छे से समझाता हूं अभी, ये ट्रिक है, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, याद करना। सेम फ्लावर सेम प्लांट होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। सीनोगेमी में क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर होगा बट सेम प्लांट होगा, यानी प्लांट एक है, फ्लावर अलग अलग हो सकता है। सीनोगेमी में दोनों अलग होंगे, डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, कुछ समझ में आया क्या? ऑटोगेमी का मतलब है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है, सेल्फ गैमी। कभी कभी आपको ये मिल सकता है, इसका सेल्फ गैमस लिख सकता है, बट जनरली यही टर्म यूज होता है। अब ऑटोगैमी में मैंने क्या बताया कि पॉलिनेशन में क्या चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर के पास आएगी, तो जो इसमें होगा ना ऑटोगैमी में,
वो मेल और फीमेल जो है ना सेम फ्लावर होगा, यानी कि कैसा फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इससे कॉन्सेप्ट बना करके अगर अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सके तो ऐसे बना सकता है, आपको सेम फ्लावर ये सब नहीं लिख करके बाइसेक्सुअल कंडीशन आपको दे सकता है। समझ आ रहा है? तो फ्लावर सेम होगा, उसी में मेल होगा, उसी में फीमेल होगा, मेल से निकला वहीं पे आकर के फीमेल पे आकर स्प्रिंकल हो गया, तो क्या इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं है, सॉरी, सेल्फ पॉलिनेशन। और अलग अलग है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो एक्चुअल में पॉलिनेशन के दो और टाइप हैं, जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, बट ये भी एक टाइप है, बट बेसिस इसका अलग है। सोर्स ऑफ पॉलन के बेस पे हम लोग बात करें तो तीन टाइप के हैं, ऑटोगैमी, गिचनोगैमी एंड जीनोगैमी। एक्चुअल में अगर आप देखें जो ओरिजिनल में जिसको हम लोग पॉलिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है, ओरिजिनल में मतलब कि जो टिपिकली वो शो करेंगे हाँ इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, वो होता है जीनोगैमी। क्योंकि जेनेटिकली अगर डिफरेंट होगा तो वही उसको हम लोग टिपिकल मानते हैं, उसको उसी को हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो जीनोगैमी जो है एक्चुअल क्रॉस फर्टिलाइजेशन को शो करता है। बाकी ऑटोगैमी और जीनोगैमी समहाउ, ऑटोगैमी तो कंप्लीट 100% सेल्फ पॉलिनेशन है, बट इसको जो है ना इसमें इसलिए ये भी एक टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ही है, बट इसको हम लोग बोलते हैं कि फंक्शनली, फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग फ्लावर है, बट प्लांट तो सेम है ना, तो जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है, बट फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लाइन मिलेगी, इसलिए मैं इतना डीप इस पॉइंट पे जोर दिया, इसे एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसको जब एनसीईआरटी पढ़ना तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगा सारी चीजें। ऑटोगैमी में दो तीन पॉइंट दिया हुआ होगा कि ऑटोगैमी में, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूं, ये क्या होता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, ये क्या होता है, ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि ये जेनेटिकली क्या है, जेनेटिकली कहने का मतलब प्लांट तो सेम है ना, प्लांट तो सेम है, तो जीन जेनेटिकली क्या होगा, सिमिलर होगा। तो जेनेटिकली ये क्या है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन है। और फंक्शनली अगर बात करें, FUNCT, फंक्शनली क्या है, ये क्रॉस है, फंक्शनली क्रॉस है, बट जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन को शो करता है। क्लियर है ना ये पॉइंट, एग्जामिनर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं इसे इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जब आप ऑटोगैमी पढ़ेंगे तो ऑटोगैमी में दो तीन पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा कि कुछ फ्लावर या प्लांट के नाम आएगा कि क्या, वायोला, कॉमन पेंसी, ये दो तीन प्लांट आएगा, इसके बारे में दो टर्म आएगा, क्लिस्टोगैमस और कैज्मोगैमस। तो इसको हम लोग देखते हैं। उसके पहले ऑटोगैमस के लिए एक दो पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि ऑटोगैमस अगर फ्लावर सेम है, ठीक है, मान लो ये फ्लावर है, ये मेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट, तो मेल को अगर फीमेल पार्ट पे आना होगा तो अगर सपोज दैट फीमेल पार्ट क्या होगा, बंद होगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि मेल पार्ट वहां पे आए? तो दोनों का सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब जब मेल चले तो फीमेल का जो स्टिग्मा है वो क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए और वो एक्सेप्ट कर ले एंथर को। तो वेल synchronization of anther and sigma should be present। सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, दोनों का खुलने का टाइमिंग ये सब थोड़ा मैच करना चाहिए। क्लियर है ये सिंक्रोनी। अब यहाँ पे ये सेल पॉलिनेशन में लिख दिया। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे। ठीक है, ये हम लोग किस में, ऑटोगैमी में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑटोगैमी में ही कंटिन्यू। ऑटोगैमी में कुछ प्लांट के नाम आएंगे, जैसे कि वायोला आएगा सबसे पहले, उसके बाद क्या आएगा, कॉमन पेंसी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑक्जेलिस आएगा। तो प्लांट लाइक, इसका एक कॉमन नेम आपको एनसीईआरटी में मिलेगा वायोला का, कॉमन पेंसी, तो दोनों में किसी भी नाम से पूछ सकता है, कॉमन
फैंसी, वायोला हो गया, ऑक्सैलिस हो गया, और कमेलिना हो गया, कमेलिना। इन तीनों में क्या होता है ना, टू टाइप ऑफ फ्लावर आर प्रेजेंट, टू टाइप्स ऑफ फ्लावर आर प्रेजेंट। कौन कौन से फ्लावर होते हैं भैया? इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको एग्जाम्पल ही पूछ सकता है, तो एग्जाम्पल पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे ये होता है कि कॉमन नेम में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान देंगे। क्या होगा? एक तो कैज़्मो गैमस है, और एक क्लिस्टो गैमस है। जो कैज़्मो गैमस है ना, सिमिलर टू अदर फ्लावर, जो नॉर्मल फ्लावर होते हैं ना, नॉर्मल जो नॉर्मल फ्लावर होते हैं ना, उसके जैसा ये सिमिलर होता है, इसमें कुछ स्पेशल बात नहीं है। बट जो क्लिस्टोगैमस है, ये हमेशा क्लिस्ट, जब आप मैं इसे याद करने का तरीका, बंद मुट्ठी को क्या होता है? क्लेंस्ड फिस्ट बोलते हैं, यानी कि ये मुट्ठी बंद है, ठीक है, यानी ये बंद है। सिमिलरली इसी प्रकार के क्लिस्टोगैमस, यानी कि बंद रहता है ये हमेशा, जैसे मुट्ठी बंद होती है ना, इसी तरह से ये बंद होता है हमेशा। तो ये इसके बारे में क्या लिखेंगे? डू नॉट ओपन एट ऑल। ये बताओ, जब ये खुलेगा ही नहीं तो इसमें कौन सा पॉलिनेशन, कभी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है क्या? तो ये क्या है? इनवेरिएबली, वेरिएबली ये क्या है? ये सेल्फ पॉलिनेशन। या सिंपली अगर बोले तो, मान लो ये लाइन तुमको नहीं समझ में आया तो इसको तुम हटा भी सकते हो, बट एनसीईआरटी में लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये कैसा पॉलिनेशन है? ये सेल्फ पॉलिनेशन है। तो एक ही प्लांट में दो इवेंट आपको देखने को मिला। ये तो नॉर्मल जैसे ओपन करते हैं, ब्लूम करते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। बट जो क्लिस्टोगैमस है ना, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये फ्लावर के टाइप हैं, इसमें जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ना, जब ये बंद ही रहेगा हमेशा, खुलेगा ही नहीं, तो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन ही हमेशा होगा। तो इसको हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं, उसको हम लोग कैजमोगैमस फ्लावर बोलते हैं। ये क्लियर है ना? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ओके, सॉरी। अब इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हमने पॉलिनेशन भी कवर कर लिया। पॉलिनेशन से एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा है, क्लिस्टोगैमस कैजमोगैमस, ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एग्जाम्पल्स पूछ सकता है, स्टेटमेंट वाइज आपको पूछ सकता है, क्लिस्टोगैमस और कैजमोगैमस के बारे में पूछ सकता है। इसके बाद और क्या क्वेश्चन बन सकता है? नेक्स्ट टॉपिक पहले देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे बीच में। अब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है, क्या है? एजेंट ऑफ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन का क्या मतलब हुआ? कि पॉलिनेशन हो तो रहा था, जैसे कि ये एंथर से स्टिग्मा आ रहा है, तो कोई ना कोई एजेंट होगा ना बीच में, अपने आप तो नहीं आएगा। हवा आएगा तो हवा एक एजेंट है, पानी में है तो वाटर एक एजेंट है, एनिमल के थ्रू आ रहा है, हनीबी के थ्रू आ रहा है, तो वो एक एजेंट है। इसके बेसिस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो सबसे पहले अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करें, तो पॉलिनेशन के कितने एजेंट होते हैं? टू एजेंट, बेसिकली टू एजेंट होते। क्या एजेंट दो होते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग। इसका मतलब बायोटिक और एबायोटिक। समझ आया? ये तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। अब इसके अंदर जो पढ़ना है उसको हम लोग देखेंगे। बायोटिक में क्या होता है? तो बायोटिक में पहले एक लाइन इसके बारे में जान ले। जितने भी प्रकार के एनिमल्स हैं, हनी बीज हैं, उनके थ्रू अगर लिविंग विंग के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, उसको हम लोग बायोटिक बोलेंगे। अगर नॉन लिविंग के थ्रू हो रहा है तो हम उसको उसको क्या बोलेंगे? एबायोटिक बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब बायोटिक में एनिमल्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एनिमल्स क्या हो सकता है? हनी बी। मोस्ट कॉमन मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हनी बी होगा, मोस्ट कॉमन मैं बता रहा हूँ आप। इसके अलावा बायोटिक जो होता है ना, मोस्ट कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन का मतलब ए बायोटिक के कंपैरिजन में जो बायोटिक होते हैं वो मेजोरिटी में होते हैं, यानी कि इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावर।
मेजोरिटी ऑफ फ्लावर। अब बायोटिक में तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो बायोटिक में भी जो मेजोरिटी में होता है वो किसके थ्रू होता है? बाई हनी बी। एंटेमोफिली इसको बोलते हैं, हनी बी के थ्रू। क्वेश्चन समझ में आया? बायोटिक, बायोटिक जो होता है ए बायोटिक से ज्यादा कॉमन है, मेजोरिटी में बायोटिक होते हैं। बायोटिक में भी जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो किस क्या है? हनी बी के थ्रू होता है। ठीक है, ओके। अब ए बायोटिक में आ जाओ। ए बायोटिक में क्या है? एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है। इसमें क्या हो जाएगा? बाई एयर, कि विंड और वाटर दो हो सकते हैं। इसमें भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो विंड है ना, इन ए बायोटिक विंड मोर कॉमन देन वाटर। ये चार्ट समझ में आया ना आपको? बायोटिक, ए बायोटिक में वाटर और विंड दोनों में अगर कंपेयर करें तो विंड के थ्रू जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें अपन तो हमेशा क्या होगा? मोस्ट कॉमन बायोटिक, बायोटिक में भी हनी बी के थ्रू। ये क्लियर है? अब इसके आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलन ग्रेन इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। तो विंड के लिए क्या है? मान लो कि हवा के थ्रू कोई पॉलन ग्रेन, तो हल्का होना चाहिए, कॉमन सेंस लगाना है इसमें। हल्का होना चाहिए तो लाइट इन वेट। वो स्टिकी होना चाहिए या नहीं? नॉन स्टिकी होना चाहिए, वो चिपके नहीं तो क्या पता कहीं जाकर के चिपक जाए ऐसे। तो नॉन स्टिकी होना चाहिए। जो उसका स्टिग्मा होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड स्टिग्मा शुड बी प्रेजेंट, ताकि अगर मान लो कि विंड के थ्रू आ रहा है तो उधर अगर स्पेस ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा पॉलन ग्रेन वहाँ पे कवर होंगे, आएंगे, लैंड करेंगे और पॉलिनेशन का चांसेस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से ये लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। आगे अपन इसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे। एग्जाम्पल्स में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे जो आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे, एक्चुअल में होंगे वाटर में प्लांट, यानी कि प्लांट तो वाटर में ग्रो कर रहे हैं, बट ये जरूरी है क्या जो प्लांट वाटर में ग्रोथ कर रहा है तो उसमें वाटर पॉलिनेशन हो? ऐसा जरूरी नहीं है। जनरली बहुत कम ऐसे प्लांट हैं जिसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। 80 to 90%, 99% केसेस में विंड के थ्रू हो जाएगा एबायोटिक में। और ओवरऑल बात करें तो मैक्सिमम जो होता है वो किसके थ्रू होता है? बायोटिक के थ्रू, हनीबी के थ्रू होता है। समझ आया? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा चीजें। आप एनसीईआरटी से रीड लगाना, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो जो बच्चे ऐप पे हैं वहां पे अपना डाउट डाल सकते हैं, जो बच्चे इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं वहां पे अपना कमेंट सेक्शन में डाउट लिख सकते हैं। डाउट पूछने में कोई इशू नहीं है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा डाउट पूछेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे लेक्चर फिनिश होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर।